आप सबों का ऑनलाइन लाइव क्लास में स्वागत है। जैसे कि आप लोग को ज्ञात ही है कि पिछले क्लास में हमने 12th ज्योग्राफी के जो पहला पार्ट है उसके अध्याय 5 का कुछ पॉइंट पढ़ाए थे और आज का पॉइंट होगा रोपण कृषि की विशेषता। तो इसको लिखने से पहले सुन लीजिए। रोपण कृषि उस कृषि को कही जाती है जिसके अंतर्गत नवोदित पौधा, बीज, टहनी आदि को एक बड़े क्षेत्र में एक निश्चित दूरी पर लगाई जाती है, जिससे पौधा का विकास उचित रूप में होता है और फिर उससे उत्पादन भी अधिक होती है। यही था रोपण कृषि। रोपण कृषि की क्या विशेषता है उसको आज पढ़ना है। तो रोपण कृषि की कई विशेषताएं हैं, जिसमें से एक को आप लोग लिखिए। इसमें कृषि क्षेत्र का आकार बहुत बड़ा होता है। 2 नंबर में इसके अंतर्गत मुख्य रूप से एक ही फसल पर जोर दिया जाता है। तीसरा नंबर में इसमें उत्पादन अधिक होता है। चौथा नंबर में यह कृषि मुख्य रूप से बाजार के पास लगाया जाता है। 5वां नंबर में इसमें मजदूरों की जरूरत अधिक होती है। और 6ठा नंबर में इससे अधिक लाभ होने की संभावना बनी रहती है। तो मैंने रोपण कृषि की विशेषता को बताने का बहुत ही कम समय में प्रयास किए हैं। अगर किसी बच्चे को किसी भी शब्द, किसी भी वाक्य पर अगर डाउट है, दिक्कत है, तो पूछ सकते हैं। सर एक बार मेरे भाई क्वेश्चन करो फिर से। बोले रोपण कृषि के अंतर्गत कौन सा खेती आता है? हाँ चलिए, अच्छी क्वेश्चन है आपका है कि रोपण कृषि के अंतर्गत कौन कौन सी फसल आती है। मैं बता दूं आप लोग को, मुख्य रूप से बागानी कृषि जो होती है, अर्थात केला, चाय, कॉफी के साथ साथ हम धान को भी इसके अंतर्गत रख सकते हैं। लेकिन धान जो होते हैं वो दोनों के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि रोपण भी है और उसको वैसे भी खेत में लगाया जाता है। आपका अगला पॉइंट है चलवासी पशुचारण और वाणिज्य पशुपालन में अंतर। तो इस पॉइंट को लिखने के बाद एक बार सुन लीजिए। चलवासी पशु पालन उसको कहते हैं जिसके अंतर्गत पशुपालक पशु के चारा में एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते हैं। और वाणिज्य पशुपालन उसको कहते हैं जिसके अंतर्गत पशुपालक पशु को एक ही स्थान पर रखते हैं और चारा बाहर से लाकर
उसको देते हैं। ये दोनों में हो गया। अब हम दोनों में अंतर बताने जा रहे हैं, इसके लिए इस तरह से लिख लीजिए। एक नंबर में लिखिए चलवासी, पशुपालन, और इसमें लिखिए वाणिज्य पशुपालन। अब चलवासी पशुपालन में एक नंबर में लिखिए कि इस पशुपालन में पशुपालक इस पशुपालन में पशुपालक पशु को लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान, इस एक मिनट फिर से सुन लेना मेरे भाई। एक नंबर में इस पशुपालन में पशुपालक पशु को चारा की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते हैं। पशुपालक चारा के खोज में पशु को लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते हैं। और इसमें एक नंबर में लिखिए इस पशुपालन में पशुपालक पशु को एक ही स्थान पर रखते हैं। इस पशुपालन में पशुपालक पशु को एक ही स्थान पर रखते हैं और चारा बाहर से लाकर देते हैं, और चारा बाहर से लाकर देते हैं। अब ये चलवासी पशुपालन जो है, इसके दूसरा नंबर में लिखिए। यहां पर दूसरा नंबर का जगह नहीं है, इसलिए हम इसके ऊपर में ही लिख देते हैं, यहीं पर लिख देते हैं इसका दूसरा नंबर। ठीक है, इसमें अधिक लाभ नहीं होती है, इससे अधिक लाभ नहीं होती है, इससे अधिक लाभ नहीं होती है। और इसके 2 नंबर में लिखिए इससे अधिक लाभ होती है। अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे। अब हम अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। मैं बता दूं आप लोग को, अगला पॉइंट इसका प्रमुख स्मरणीय तथ्य है, और हमने बताया है कि प्रमुख स्मरणीय तथ्य के लिए इस लॉकडाउन का लाभ उठाकर हमने आप लोग के लिए प्रमुख स्मरणीय तथ्य में जो ऑब्जेक्टिव लिखाते हैं उसके हर चैप्टर का हमने तैयार करके लिख लिए है, जिसका नाम है ज्योग्राफी किट।
और आप जब भी आएंगे सुपौल या जब भी कोचिंग खुलेगी तो मैं आप लोग को वह उपलब्ध करा दूंगा। मैंने चलवासी पशु पालन और वाणिज्य पशुपालन अभी बताने का प्रयास किए थे। एक बार फिर से सुन लीजिए। अगले पॉइंट पर जाने से पहले मैं आप लोग को बताऊं कि मैंने अभी भी चलवासी पशुपालन और वाणिज्य पशुपालन में अंतर बताए थे। अगर इसमें किसी भी बच्चे को किसी भी वाक्य पर या शब्द पर अगर डाउट है तो पूछ सकते हैं। चलवासी पशु चारण में इसमें अधिक लाभ नहीं होती है। जी, चलवासी पशुपालन में अधिक लाभ नहीं होती है। इसलिए नहीं होती है क्योंकि इसमें उचित पशु को चारा ही नहीं मिल पाती है और इसमें पशु जो पालते हैं वह उच्च नस्ल के भी नहीं होते हैं, इसलिए इसमें उचित लाभ नहीं हो पाती है। चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं। शायद आप लोग का क्वेश्चन पूरा हो गया, आप अच्छी तरह से समझ गए। अब मैं बता दूं आप लोग को कि हमने ये चैप्टर जब समाप्त किए और एक्सरसाइज पर नजर डाले तो दो ऐसे क्वेश्चन थे जो हमने जो पढ़ाए उससे हूबहू नहीं टैली किया। फिर उस क्वेश्चन को मैंने आज बताने का निर्णय लिया हूं और वह क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है स्थानांतरी कृषि का भविष्य अच्छा नहीं है कैसे। इसको पहले क्वेश्चन लिख लीजिए बोर्ड पर। पहले आप लोग क्वेश्चन लिख लीजिए बोर्ड पर। स्थानांतरी कृषि का भविष्य अच्छी नहीं है कैसे। तो आप लोग बोर्ड पर का क्वेश्चन लिख लिए होंगे। अब इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए। ये क्वेश्चन कह रहा है कि स्थानांतरी कृषि का भविष्य अच्छा नहीं है कैसे। बच्चे, स्थानांतरी कृषि किसको कहते हैं? हमने पिछले क्लास में चर्चा किए थे। झूम कृषि इसका दूसरा भी नाम था। स्थानांतरी कृषि में क्या होता था, तो एक जगह के जंगल को काट कर या जलाकर वहां पर कुछ दिन खेती किया जाता था और फिर जब वह खेत की उत्पादन क्षमता कम हो जाती थी तो उसे छोड़कर फिर दूसरे जगह के जंगल को काट कर या साफ कर खेती किया जाता था। तो इससे क्या होने लगी, तो जंगल के क्षेत्र में कमी आने लगी और फिर पेड़ पौधों की कमी होने लगी। क्योंकि आपको मालूम है कि पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए 35% भूभाग पर वन या जंगल का होना आवश्यक है। इस खेती से इसमें कमी आने लगी, जिससे कई समस्या उत्पन्न होने लगी। परिणाम स्वरूप इस पर रोक लगना शुरू हो गया। और मैं बता दूं आप लोग को, वर्तमान समय पर इस पर पूर्ण रूप से रोक लगा हुआ है, लेकिन फिर भी कहीं चोरी छिपी आदिवासी लोग ये कृषि अभी भी कर रहे हैं। तो आपने स्थानांतरित कृषि का भविष्य अच्छा नहीं है वो सुन लिया आपने। अब इसको नोट कर लीजिए। यह कृषि पद्धति एक ऐसी कृषि पद्धति होती है जिसमें जंगलों को काटकर या जलाकर खेती की जाती है, जिससे जंगली भूमि में कमी आ रही है, जो कई समस्या को जन्म दे रहे हैं।
अतः इस पर पूर्ण रोक लगना तय है। अतः इस पर पूर्ण रोक लगना तय है। इससे स्पष्ट हो रहा है कि इस कृषि का भविष्य अच्छा नहीं है। तो मैं बहुत ही कम समय में स्थानांतरित कृषि के भविष्य अच्छा नहीं है इसको बताने का प्रयास किए। हमने अभी बताए थे कि इसके एक्सरसाइज पर जब ध्यान दिए थे तब दो ऐसे क्वेश्चन था जो आपके लिए समस्या उत्पन्न कर सकती थी। इसमें से एक को मैंने अभी भी नोट करा दिया, आपको समझा दिए। अब दूसरा है बाजारी सब्जी कृषि नगरीय क्षेत्र के समीप ही क्यों की जाती है। इसको पहले बोर्ड पर लिखते हैं। सर पद्धति का अर्थ क्या होता है? सिस्टम 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 पद्धति का अर्थ सिस्टम होता है। सिस्टम। कोई जो व्यवस्था होता है उसी को ठीक है कहते हैं सर। पद्धति। अब अगला लिखिए बोर्ड पर। बाजारी सब्जी बाजारी सब्जी कृषि कृषि नगरीय क्षेत्र के समीप में ही क्यों लगाई जाती है। अब इसे पहले समझ लीजिए फिर नोट करेंगे। सबसे पहले सब्जी की खेती को समझिए। सब्जी की खेती जो होती है वह कच्चा फसल होता है जो कुछ ही समय के बाद खराब होने लगता है और इस खेती से जो उत्पादित वस्तु होती है उसका अधिक से अधिक उपयोग बाजार में ही होता है। अतः इसको बाजार में पहुंचाना आवश्यक है। अगर हम बाजार से दूर यह खेती करेंगे तो बाजार तक यह कम समय में नहीं पहुंच सकती है। परिणाम स्वरूप ये रास्ते में ही बर्बाद हो जाएगी। अतः हम इसे मंडी तक, शहर तक शीघ्र पहुंचाने के लिए नगर के आसपास ही इस तरह का खेती करते हैं। इससे वो बर्बाद नहीं होती है और अधिक लाभ भी हमें मिलती है। इस तरह से स्पष्ट हो गया कि बाजारी सब्जी कृषि नगरीय क्षेत्र के समीप क्यों लगाई जाती है। अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए। सब्जी की फसल कच्चा फसल होती है जिससे उत्पादित वस्तु शीघ्र खराब होने लगते हैं। अतः कम से कम समय में उत्पादित वस्तु को सब्जी मंडी तक पहुंचाने के लिए सब्जी कृषि को नगरीय क्षेत्रों के समीप ही लगाना उचित है।
इस तरह से हमने बाजारीय सब्जी कृषि नगरीय क्षेत्र के समीप क्यों लगाई जाती है उसको बताने का प्रयास किए। अगर इस पर किसी तरह का क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए, तो बड़ी खुशी की बात है कि आप लोग ने समझ गए, क्वेश्चन करने की आप लोग को जरूरत ही नहीं पड़ी। तो आज हमने 5वां जो अध्याय था ज्योग्राफी का उसको आज समाप्त कर दिए और कल से हम अगला चैप्टर पढ़ाएंगे। आज की क्लास को यहीं रोकना पड़ रहा है।